दोस्तों स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे 2 प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे। पहला प्रश्न तो ये किसी जातक ने पूछा था कि कौन-सा अयांशा यूज़ करते हैं? ज़्यादातर जो है ट्रू लहरी अयांशा को ही प्रयोग में लेकर आते हैं। कुछ दूसरे अयांशास का भी यूज़ कुछ लोग करते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। लोग अपने-अपने तरीके से गणनाओं को करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है? तो जो लोग वी.वी. रमन जी को फ़ॉलो करते हैं, उनके अयनशास्त्र कुछ और हो सकते हैं। जो लोग के.एन. राव सर को फ़ॉलो करते हैं, वो लोग लहरी अयनशास्त्र को प्रयोग करते हैं। मेजर चीज़ जो है, आप अगर अयनशास्त्र में कहीं पे भी फँस रहे हो, तो ट्रू लहरी को यूनिवर्सली ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि स्थिर स्वभाव की राशि दशम भाव में बैठी हुई है, उसके बावजूद भी जो कार्यक्षेत्र है, उसके अंदर साल, डेढ़ साल या 2 साल के अंदर ही बार-बार बदलाव, चेंजेस होने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या वो लगन कुंडली में सीधे समझ में आता है या फिर किसी दूसरे डिविज़नल चार्ट से भी उसको समझने की ज़रूरत है? तो आज इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम ऐसा मानते हैं कि जहाँ कहीं पर भी जिस भी भाव में स्थिर स्वभाव की राशियाँ कौन-कौन सी होती हैं? वृषभ, सिंह, फिर वृश्चिक और आपकी कुंभ, ठीक है? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस ये स्थिर स्वभाव की राशियाँ होती हैं, यानी इनमें जो कोई भी चीज़ होती है उसमें क्या होना चाहिए? एक स्टेबिलिटी का फैक्टर होना चाहिए। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो चीज़ों में स्थिरता होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठा कि जो प्रोफ़ेशन है उसके अंदर स्थिरता नहीं आ रही, बार-बार चेंज हो रही है कंपनी। क्यों हो रहा है ऐसा? इसको समझना। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखिए कि 10th हाउस के स्वामी सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं, जो कि अच्छी बात है। वहाँ पे उनके पास दिशा बल भी है। सूर्य के पास दिशा बल का होना सूर्य को और बलवान करता है। लेकिन दूसरी चीज़ को समझिएगा, इस कुंडली में सूर्य इंडिपेंडेंट नहीं है, वो शुक्र को अपनी राशि में अपने साथ में लेकर बैठे हुए हैं। इसकी वजह से कहीं न कहीं सूर्य जो है वो डिस्पोज़िटर है किसका? शुक्र का, ठीक? दूसरी चीज़ इस कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो 12th हाउस लॉर्ड भी है। 12th हाउस लॉर्ड का संबंध जब किसी ग्रह के साथ जुड़ता है तो उस ग्रह को पीड़ित कर देते हैं वो, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत कुछ दिनों पहले ही शायद एक वीडियो बनाते हुए कहा था 6, 8 और 12 इनके स्वामी जब कभी भी किसी ग्रह के साथ संबंध करेंगे तो वो उस ग्रह को कहीं न कहीं पीड़ित करेंगे। क्योंकि लगन कुंडली में 6, 8 और 12 के स्वामी हमेशा ही कहीं न कहीं कि जो हैं ग्रह पीड़ित करने वाले माने जाते हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में शुक्र ना सिर्फ़ कि सूर्य की राशि को बल्कि सूर्य को भी पीड़ित करते हुए नज़र आते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी बात, सूर्य जब शुक्र के साथ युति करते हैं, तो इस बात को समझिएगा कि सूर्य जब शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में जाते हैं, वहाँ पे वो नीच अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए वो एक-दूसरे के कट्टर शत्रु हो जाएँगे। यहाँ पर इस कुंडली में भी यही हो रहा है। शुक्र और सूर्य की युति जो हो रही है, उससे सूर्य काफ़ी ज़्यादा असहज हो जाएँगे, पहली कंडीशन। क्योंकि शुक्र नैसर्गिक शत्रु है, तात्कालिक शत्रु है, तो सबसे ज़्यादा शत्रु बन जाएगा। पहली कंडीशन तो ये हुई। दूसरी चीज़ कि राशि के साथ-साथ वहाँ पे भाव मध्य नक्षत्र को भी ध्यान से समझना होगा। जब हम देखेंगे 10th हाउस, तो 10th हाउस का जो भाव मध्य है, वो कहीं न कहीं 11 डिग्री सिंह राशि के साथ जुड़ा हुआ है और सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु के नक्षत्र मघा का प्रभाव होता है। तो नक्षत्र प्रभाव जो है वो मघा का है, केतु का है
और केतु जब कभी भी कहीं कनेक्ट होता है तो वहाँ पे वो एक तरीके से डिटैचमेंट का थॉट देता है। तो यदि हम सीधे-सीधे लगन कुंडली से देखने की कोशिश करें तो भाव स्थिर है, लेकिन बार-बार एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट अपने पोस्ट, अपने पोजीशन या कह लीजिए कि जॉब के अंदर रहेगा, जिसे हम कहते हैं सैटिस्फैक्शन होना। तो केतु अपने आप को सैटिस्फाई नहीं करता कभी भी और चेंजेस जो हैं वो डेढ़-डेढ़ साल में होते रहते। तो ये तो लगन कुंडली से पहली सिचुएशन बनी। दूसरी एक और चीज़ को ध्यान रखिए। इस कुंडली में 9th हाउस के स्वामी खुद चंद्रमा हो रहे हैं और उनका दृष्टि संबंध भी सूर्य के साथ है। चंद्रमा जो है वो चंचल ग्रह है, बदलाव वाले ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में जितना इनका बदलाव होता है, उतना ही भाग्य को कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में कुछ सपोर्ट्स भी मिलते हुए नज़र आते हैं। अगर वो बदलाव नहीं होंगे, तो वो जो नई-नई चीज़ों को सीखना, समझना जो चंद्रमा चंचलता चाहती है वहाँ पे, उसमें भी कुछ कमी आएगी। एक चीज़ यहाँ पे ये भी बन रही है। अब लगन कुंडली के अंदर तो बेसिकली हमने समझ लिया कि जिस भी भाव को देखेंगे, उस भाव के स्वामी के ऊपर आने वाले प्रभाव को देखेंगे। साथ ही साथ उस भाव के मध्य के नक्षत्र के स्वामी को भी समझेंगे क्योंकि वही चीज़ें उस हाउस के बारे में बताएँगी। उसकी ज़्यादा बारीकी समझने के लिए आपको उसके डिविज़नल चार्ट में जाना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दशमांश की कुंडली, इसके अंदर 10th हाउस जो आ रहा है वो बुध की राशि आ रही है, 3 नंबर की राशि है जो कि बहुत तेज़ी से बदलाव को दर्शाती है। और बुध जो हैं फर्स्ट हाउस में ही बैठे हुए हैं दिशा बल लेके। तो व्यक्ति के पास कम्युनिकेशंस की, कैलकुलेशंस की, मर्क्यूरी का जो डोमेन होता है, वॉइस कम्युनिकेशंस, स्पीच, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशंस वर्क्स और कहीं न कहीं लोगों से कनेक्ट होना। इन चीज़ों में उनके पास महारत होनी ही चाहिए क्योंकि दिशा बल है। जितनी भी आपकी कह सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाला साइड हो या जितने भी ऐसे काम जो बौद्धिक स्तर से, दिमाग के स्तर से किए जाते हैं, माइंड, ब्रेन, उन कामों के लिए ये चार्ट बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा। यहाँ पे जब हम 10th हाउस देख रहे हैं तो 3 नंबर की राशि है, वो काफ़ी ही द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव राशि होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट्स में से सेकंड नंबर पे बुध का अपना प्रभाव आता है और जेमिनी राशि भी उसी बात को इंगित करती है। तो यदि सेल्स प्रोफ़ाइल से काम हो, तब तो जो जॉब है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन यदि स्टेबल जॉब के अंदर भी ऐसी वाली सिचुएशन है कि आप रोज़ जा रहे हैं, एक जगह एक टेबल पे बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे दशमांश की कुंडली असहजता पैदा करने लगती है। यहाँ पे दूसरा फैक्टर है वो है मंगल। मंगल बुध की राशि में और बुध को देख भी रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट को देखें तो मंगल 8th हाउस लॉर्ड है और 3rd हाउस लॉर्ड है। वो प्रभावित कर रहे हैं 10th हाउस को दशमांश की कुंडली में। मंगल की वजह से गुस्सा आना, एंगर इश्यूज क्रिएट होना, ये लाजमी है, या जल्दबाजी का नेचर भी लाजमी है। राहु भी कहीं ना कहीं मंगल की राशि में बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो प्रभाव भी लाजमी है, जल्दबाजी में और बढ़त हो जाना। तो ये चीज़ें जो हैं, एंगर और थोड़ा सा जल्दबाजी का नेचर, ये प्रोफेशन लाइफ के अंदर बार बार चीज़ों को डिस्टर्ब करता हुआ सा नज़र आएगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो D10 के चार्ट में आप हमेशा लगन कुंडली के 10th लॉर्ड को भी देखेंगे। लगन कुंडली का 10th लॉर्ड सूर्य दशमांश कुंडली D10 में शनि की राशि में शनि के साथ है, तो वहाँ पे भी वो असहज हो रहे हैं। इसकी वजह से कहीं न कहीं जिस तरीके से एक ग्रोथ, एक राइज़ ये सूर्य से उम्मीद की जाती है कि वो दसम भाव में बैठा है लगन कुंडली के, तो देगा, उसे देने में कमज़ोर पड़ रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे मेजर फैक्टर जो है 2 चीज़ें हैं। चेंजेस में एक रीज़न तो केतु का है क्योंकि वो नक्षत्र से संबंध बना रहा है, और दूसरा सूर्य जो कि यहाँ पे प्रभावित है शुक्र से और यहाँ पे प्रभावित है शनि से। वो अपने आप को सस्टेन नहीं करा पा रहा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई एक चीज़ बनती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 10th हाउस की बात हो रही है, प्रोफ़ेशन की बात हो रही है। तो प्रोफ़ेशन को
लेना एक चीज़ है, उसको कंटिन्यू करना एक दूसरी चीज़ है। तो जो कंटिन्यूटी होती है, भाव की रक्षा करना, ये भाव के स्वामी का काम होता है। यहाँ पे सूर्य का उपाय करेंगे, सूर्य को बल प्रदान करना पड़ेगा जिससे कि स्थिरता आ सके। चीज़ें मिल तो रही हैं लेकिन स्थिर नहीं हो पा रही। 2 कारण आ रहे हैं, एक तो केतु क्योंकि आत्मा वहाँ पे बेचैन हो जा रही है, 10th हाउस की स्पेसिफिकली, और दूसरा सूर्य का प्रभावित हो जाना उसको लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पा रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुक्र जो है वो वर्गोत्तम है, ठीक है? इसलिए शुक्र से जुड़े हुए कार्य, होटल इंडस्ट्रीज़, वहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे 9th हाउस, डिविज़नल चार्ट D10 दशमांश में 9th हाउस बॉसेस को दर्शाता है। वहाँ का स्वामी होकर शुक्र 12वें में है, लेकिन उसकी राशि में केतु की मौजूदगी है। ऐसे स्थिति में बॉसेस के साथ भी डिटैचमेंट ये केतु हमेशा कराते हुए नज़र आएँगे। सबॉर्डिनेट्स के साथ चुनौतियाँ इस बात पे भी बन सकती हैं क्योंकि 5th हाउस सबॉर्डिनेट्स को दर्शाता है। वहाँ पे जाके सूर्य शनि के साथ ही बैठेंगे। तात्कालिक शत्रुता से नियम जब लागू होगा तो वहाँ पे भी कुछ चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर ये सर्टेन चैलेंजेस बरकरार रहेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो दिखाई देता है वो है बिज़नेस का। बिज़नेस का ऑप्शन इसलिए संभव हो सकता था क्योंकि सप्तम का संबंध दसम से बना है, लेकिन सूर्य से उसकी अति शत्रुता उस चीज़ को भी डिस्टर्ब करने की संभावना रखती है। बेटर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे यही है कि कोई दूसरा व्यक्ति अपना नाम दे के बिज़नेस को आगे बढ़ाए, और यहाँ पर क्योंकि सूर्य का नेचर होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो उस पर्टिकुलर बिज़नेस में वो स्वयं किसी तरीके से वाया जॉब चीज़ों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो चीज़ें थोड़ी-सी सहज हो जाएँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉस के साथ बनने में जॉब के अंदर चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो चीज़ें, अगर कोई नोन पर्सन के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएँगे। बेसिकली इस चार्ट को देखकर सीधे-सीधे ये कहा जा सकता है 10th हाउस के ऊपर शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रहों का प्रभाव फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। लेकिन जो ये केतु और कुछ हद तक सूर्य के प्रभाव हैं, वो चीज़ों को डिटैच करना और सस्टेन ना कर पाना, ये हमेशा समस्या खड़ी करते हुए आपके जीवन में नज़र आएँगे। इसीलिए सभी श्रोताओं से एक ही बात कहूँगा कि 10th हाउस में स्थिर राशि तो है, इसको देखने के साथ-साथ डिविज़नल चार्ट और साथ-साथ उस राशि के नक्षत्र, यानी कि जो कस्प लॉर्ड होता है, भाव मध्य का नक्षत्र, उसको ज़रूर समझ लिए क्योंकि वो भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उस भाव को प्रभावित करता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें आपको वहाँ पे एग्ज़ैक्टली दिख रही हैं, उसको उसी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। यहाँ पे ये चीज़ तो श्योर है कि एक ही कंपनी के साथ जुड़ के काम हो सकता है, लेकिन काम का नेचर क्या होना चाहिए, जिसमें मूवमेंट होती रहे, काइंड ऑफ सेल्स होती रहे। अगर एक ही जगह पे डेस्क पे बैठ के रोज़ काम हो रहा होगा, तो फिर मान के चलिए साल, डेढ़ साल के बाद वहाँ से आपका मन उचट जाएगा, वहाँ से आप अपने आप को दूर हटाने लग जाएँगे। धन्यवाद।